हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को बता दें कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि आँख व्यवहार होता है। देखिए, मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस होता है, इसलिए आँख जो व्यवहार करेगा वो उत्तल लेंस की तरह ही करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। आप सभी को बता दें कि स्पेक्ट्रम कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो देखिए, यही 7 रंग प्राप्त करने के लिए यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, तो प्रिज्म का यूज किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो देखिए, आम नेत्र के द्वारा यानी किसी मनुष्य के आँख में हमेशा यदि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो जब हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 220 गुने 220 बटा हमें 100 करना होगा। इसे क्या होगा कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 22 गुने 22। और आप सभी को बता दें कि 22 में 22 से गुना करते हैं तो 484 हो जाता है। हम लोग ज्ञात कर रहे हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओमेगा होता है यानी ओम होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 484 ओमेगा यानी 484 ओम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ में विभवांतर का मान मापा जाता है और ए मीटर के द्वारा परिपथ में धारा का मान मापा जाता है। उसके बाद में कहता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर का काम ही है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते रहना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विद्युत फ्यूज बताता है। दोस्तों, विद्युत जो फ्यूज है वो किस चीज़ से किस चीज़ को बचाता है। तो देखिए, लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरों से बचाता है। विद्युत फ्यूज का काम ही होता है कि अगर कोई कारणवश परिपथ में विद्युत धारा ज़्यादा मान में प्रभावित हो रही है तो फ्यूज का तार गल जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। इसके बाद में कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। कहता है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। देखिए, ऊर्जा के तमाम रूपों में जो अनंत स्रोत माना जाता है वो माना जाता है सूर्य को, क्योंकि सूर्य से हमें अनंत इतना ऊर्जा मिलता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब सूर्य हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि CaCO3 जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये जो अभिक्रिया करके बनता है CaO और प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऐड करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, इसमें हुआ है अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सभी को बता दें कि श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली से लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं कौन सी गैस का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यह जो धुआं होगा वो NO2 जिसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, इसी धुआं का उदाहरण होगा। अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। यहाँ पे हमें लवण बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप सभी को मालूम चलेगा कि ऑप्शन ए में दिया गया है HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए लवण। ऑप्शन बी में दिया गया NaOH जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि एक प्रकार का क्षार होता है। और सी में दिया है K2SO4 जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, और यही होता है लवण। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा K2SO4। उसके बाद में कहता है कि जब जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जो कि ऑप्शन बी में है, और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण होता है। देखिए जस्ता जिसे हम लोग Zn कहते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। हालांकि ये चारों के चारों धातु अभिक्रियाशील होते हैं। Au यानी सोना हो गया, Ag चांदी हो गया, Hg हाइड्रोजन और Cu कॉपर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभिक्रिया करता है ना, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है Cu जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं। फिर कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है एनोड पर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा एनोड पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए H2O यानी जल तो हाइड्रोकार्बन होगा नहीं। हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चारों में देखिएगा तो हाइड्रोजन और कार्बन सभी में नहीं दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन है, लेकिन हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ चाहिए तो इसमें हाइड्रोजन है तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, और ये इसमें आपका हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 12 है। अब अगला सवाल देख लीजिए। कहता है कि एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो आप सभी को बता दें कि एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड नहीं बल्कि अम्ल कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में अभिक्रियाशील मूलक का एक क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। देखिए पूछा जाएगा कि एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो उसे कीटोन कहते हैं।
एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखिएगा, एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व में धातुई गुण डॉट डॉट होता है? अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम ज़्यादा मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का तमाम सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।